डीएनए में आज की बड़ी खबरें क्या है, जरा ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि आज का हमारा पहला विश्लेषण देश की सीमाओं पर चल रहे साजिश के उस मॉड्यूल पर है जो भारत में एक बार फिर 1947 और 1971 दोहराना चाहता है। देश को तोड़कर एक और पाकिस्तान और एक और बांग्लादेश बनाना चाहता है। असम की सरकार ने मोरीगांव में एक धर्म की आड़ में जिहाद की ट्रेनिंग देने वाले मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया है। साथ ही फैसला लिया है कि मदरसों में अब सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होगी, गणित और विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा। आप सोचेंगे इन मदरसों का देश के विभाजन की साजिश से क्या संबंध है, तो इसके लिए हम आपको भारत नेपाल की सीमा पर ले जाएंगे और बताएंगे कि मदरसों में कट्टरता की क्लासेस और जिहाद के कोर्स के साथ साथ किस तरह से सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी बदलने की भी साजिश की जा रही है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम ऑपरेशन डी का खुलासा करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसमें फंडिंग किसकी है। इसके बाद हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार का विश्लेषण करेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म हुए कल 3 साल पूरे हो जाएंगे और कश्मीर में अब एक विधान और एक निशान है। लेकिन हमारे पड़ोसी की छटपटाहट 3 साल बाद भी कम नहीं हुई है। पाकिस्तान 5 अगस्त को भारत को बदनाम करने का हर साल प्लान बनाता है। आप इसे उसका राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कह सकते हैं। इस विश्लेषण में हम उसकी इस बार की टूल किट के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि यह टूल किट एक बार फिर कैसे फेल होने वाली है। और इसके बाद हम ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच टेंशन का वर्ल्ड अपडेट भी आपको देंगे। नैन्सी पेलोसी के अमेरिका लौटने के बाद चीन अब ताइवान को युद्ध का ट्रेलर दिखा रहा है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ताइवान अगर किसी को मदद के लिए पुकारता है तो चीन ने उस तक पहुंचने के सारे रास्ते भी ब्लॉक कर दिए। तो विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन डी की। मदरसों को कट्टरता की पाठशाला बनाए जाने को लेकर देश में बहस छिड़ी है। हम आपको दिखाएंगे देश की सीमा पर चल रही अधर्म की बड़ी साजिश को बेनकाब करने वाला डीएनए इन्वेस्टिगेशन, जिसका नाम है ऑपरेशन डी। डी यानी कि डेमोग्राफी। डेमोग्राफी यानी कि किसी देश की आबादी का गणित। डेमोग्राफी के जरिए हम समझते हैं कि किसी देश की जनसंख्या में किस धर्म, जाति, वर्ग और लिंग के लोगों का क्या अनुपात है। तो जी न्यूज के ऑपरेशन डी में हम इस पर बड़ा खुलासा करेंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे मदरसे और मस्जिद के नाम देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन उससे पहले मदरसे पर एक और बड़ी खबर है जो असम से आई है। कहते हैं बचपन गीली मिट्टी के समान होता है और इस दौरान आप अपने बच्चों के व्यक्तित्व को जो आकार देते हैं वही उनके भविष्य की बुनियाद बन जाता है। भविष्य की इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए हम सभी अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज और मदरसों में भेजते हैं ताकि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके, घर परिवार के जिम्मेदार सदस्य से लेकर समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सके। शायद ही कोई ऐसा माता पिता हो जो ये चाहेगा कि उनका बच्चा जिहाद और कट्टरता की ट्रेनिंग ले और धर्म विशेष से लेकर देश के लिए खतरा बन जाए। लेकिन कई मदरसों पर इसी तरह के आरोप लग चुके हैं कि वहां पर धर्म की शिक्षा के नाम पर देश विरोधी गतिविधियां चलाई जाती है। मदरसों के बच्चों को धर्म के नाम पर जिहादी सिलेबस पढ़ाया जाता है और आरोप लग रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही धर्म के नाम पर कट्टरपंथ का जहर पिलाया जाता है। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि कट्टरता के सिलेबस से मदरसों को कैसे दूर किया जाए। क्या मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए? क्या मदरसों पर निगरानी होनी चाहिए? सवाल अब यह भी है कि क्या मदरसों का पाठ्यक्रम सरकार को तय करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश भी कर रही है। और आज इन्हीं सवालों का हम विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण के केंद्र में है असम सरकार के 2 एक्शन। पहला, असम सरकार ने मोरीगांव के मोरीबाड़ी इलाके में एक धर्म की आड़ में जिहाद की ट्रेनिंग देने वाले एक मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया। दूसरा, असम के मदरसों में अब सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उनके साथ गणित, विज्ञान जैसे दूसरे विषयों की भी शिक्षा दी जाएगी। यानी अब गणित और विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा। और असम सरकार के
इन दोनों फैसलों के पीछे है असम के मोरीगांव में गैर सरकारी मदद से चलने वाला ये मदरसा। इसी मदरसे पर असम सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। पूरे मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है और इस एक्शन की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बिना सरकारी मदद के मदरसा को चलाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मदरसे में धार्मिक शिक्षा की आड़ में जिहाद की पढ़ाई कराना बहुत बड़ा अपराध है और ये सब इस मदरसे में हो रहा था, ऐसे आरोप हैं। जमीउल हुदा नाम का ये मदरसा असम के मोरीगांव के मोइराबाड़ी इलाके में चलाया जा रहा था। लंबे समय से इस जमीउल हुदा मदरसे पर प्रशासन की नज़र थी। मदरसे के संचालक मुफ्ती मुस्तफ़ा को धर्म की पढ़ाई की आड़ में जिहाद और कट्टरता की ट्रेनिंग देने के आरोप में 28 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस के मुताबिक पकड़े गए संचालक मुफ्ती मुस्तफ़ा का संबंध बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला से था और वो उसी संगठन की शह पर असम के मोरीगांव में बच्चों को नफरत की पढ़ाई करा रहा था। धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाने के लिए कैसे बाकायदा फुल प्रूफ होमवर्क किया जाता है, असम का ये मदरसा इसका जीता जागता उदाहरण है। आमतौर पर ऐसे मदरसों के लिए ऐसी जगह का चुनाव किया जाता है जहां मुस्लिम आबादी के बीच स्कूल ना हो या कम हो, शिक्षा के विकल्प ना हो यानी उसके विकल्प ना के बराबर हो और ज्यादातर लोग अशिक्षित हों, दूर दराज का इलाका हो जहां होने वाली हरकत पर प्रशासन की दखल भी कम हो और ऐसी जगहों पर धर्म के नाम पर कट्टरता के सेंटर आसानी से फलते फूलते हैं और बाकायदा तय और लंबी योजना के तहत कट्टरपंथ की फसल को तैयार करने की खतरनाक साजिश को रचने की कोशिश भी करते हैं। Madrasa should be hybrid. It must impart knowledge of maths and education so that students have an option. After some time they can go to a general education or the religious education. Madrasa should have regular inspection. Madrasa should have registration, jihadi module, indoctrination fast, and they want to indoctrinate a large number of people. I have already said that it is distinguished from insurgency and terrorism. They do not have plan for immediate 2 years, 3 years. They create a breeding ground like Afghanistan fast. They want to indoctrinate lakhs. Then only they want to do something. सवाल ये उठता है कि क्या मदरसों में कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले लोग अपने दम पर ऐसा कर लेते हैं, अकेले ही विदेशों में बैठे दुश्मनों के मंसूबों को पूरा करने का काम कर लेते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मदरसों में जब कट्टरता की बात सामने आई है तो देश के अंदर बैठे पीएफआई जैसे संगठनों का नाम उनमें जरूर जुड़ता है और ऐसे आरोप लगातार लगते रहते हैं। एक खास बात है जिसका खुलासा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। उनके मुताबिक इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं पीएफआई जैसे संगठन ही शामिल हैं। PFI is creating the ecosystem. We have not got direct link with these modules. I must be fair. But indoctrination agozi to stays. वैसे असम ने वर्ष 2020 में राज्य में सरकारी मदद से चलने वाले सभी मदरसों को स्कूल में बदल दिया था, लेकिन 1000 से ज्यादा गैर सरकारी मदद वाले मदरसे हैं और इनमें से भी तमाम ऐसे हैं जो पिछले कुछ ही वर्षों के दौरान खुले हैं और ज्यादातर की जानकारी सरकार के पास नहीं है। इन मदरसों की फंडिंग कौन करता है किसी को नहीं पता होता है। यानी असम के मोरीगांव मदरसे की फंडिंग बंगाल से हो रही थी, इसकी जानकारी तब हासिल हुई जब इस पर जांच लगातार की जाने लगी। असम पुलिस के अनुसार मोरीगांव के पश्चिम बंगाल के हावड़ा से फंडिंग हो रही थी और ये फंडिंग अमीनुद्दीन नाम का युवक करता था। उसकी गिरफ्तारी के बाद असम के मदरसे के संचालक मुफ्ती मुस्तफ़ा की जिहादी साजिश का भी खुलासा हुआ, क्योंकि अमीनुद्दीन और मुफ्ती मुस्तफ़ा के बैंक डिटेल से दोनों के बीच फंड ट्रांसफर का भी पता चला और उन्हीं कड़ियों को जोड़कर पुलिस ने मुफ्ती मुस्तफ़ा को पकड़ा है। वैसे धर्म की शिक्षा के नाम पर मदरसों में कट्टरता और देश विरोधी हरकतों की खबरें बेहद चिंताजनक हैं और बड़ा सवाल यह भी है कि मदरसे जिस तरह की पढ़ाई कराते हैं
क्या वो उनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए उज्जवल भविष्य देने में सक्षम है? क्योंकि केरल के राज्यपाल और देश के जाने माने राजनेता आरिफ मोहम्मद खान ने भी देश में पनप रहे कट्टरपंथ के पीछे मदरसों को अहम सेंटर बताया था। हम सिर्फ इतनी बात सुनिश्चित करें कि 14 साल की उम्र तक के बच्चे को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। हम अगर एलएलबी का हम कम उम्र के बच्चे को एलएलबी के कोर्स के लिए उसको एडमिशन देते हैं? ग्रेजुएशन से पहले एडमिशन नहीं मिल सकता, मेडिकल नहीं मिल सकता एडमिशन 12वीं क्लास से पहले, इंजीनियरिंग के लिए नहीं मिल सकता। तो ये जो खुदा का कानून है, ये इतनी मामूली चीज है कि इसको आप 6 और 7 साल और 8 साल, मैं नहीं मानता हूं वो खुदा का कानून, इंसानों का लिखा हुआ है। ये लोग कहते हैं कि खुदा का कानून, तो उसको आप बच्चों को उतनी कम उम्र में पढ़ाना चाहते? ये सिर्फ और सिर्फ इंडॉक्ट्रिनेशन है। ऐसे में बड़ा सवाल जो पहले हमने भी उठाया कि क्या अब वक्त आ गया है कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, मदरसों में तौर तरीकों में बदलाव करना चाहिए ताकि मदरसों में पढ़े छात्र छात्राएं अपने भविष्य की सही आधारशिला रख पाएं। क्योंकि अभी तक हमारे पास मदरसों के जो आंकड़े हैं उन्हें वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिहाज से किसी भी तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पीएचडी की पढ़ाई करने वाले छात्रों द्वारा की गई थीसिस का डिजिटलाइजेशन करने वाली संस्था शोध गंगा के आंकड़ों के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र ही भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, जबकि 42% छात्रों का उद्देश्य भविष्य में धर्म का प्रचार करना होता है। 16% छात्र शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं और 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं, जबकि 30% का मकसद मदरसों से शिक्षा हासिल करने के बाद सामाजिक कार्य करना होता है, जबकि 2% छात्र भविष्य में धर्म गुरु बनना चाहते हैं। यानी मदरसों से पढ़ने के बाद विज्ञान का या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा नाम मात्र के छात्रों में होती है, लेकिन हमें लगता है इसके लिए छात्र नहीं बल्कि वो व्यवस्था दोषी है जो धर्म की आड़ में छात्रों को आधुनिक शिक्षा से वंचित कर देती है। यह हाल तब है जब भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों की साक्षरता दर दलितों यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी से कम है। यानी आजादी के बाद लंबे समय तक जिन सरकारों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, जिन मुसलमानों के वोटों को सरकारें बनाने के लिए बहुत जरूरी समझा गया, उन्हीं मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के मामले में कतार में सबसे पीछे धकेल दिया गया और यानी उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए हुआ। धर्म का बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने के लिए वर्ष 2015 में एक रिसर्च भी की गई थी। यह शोध 1200 बच्चों पर किया गया था, जिसमें से 24% ईसाई, 43% मुस्लिम और 27% धर्म को ना मानने वाले थे। और इस शोध में पाया गया कि जिन बच्चों के परिवार वाले बहुत धार्मिक थे, वो बच्चे अपनी चीजों को दूसरों के साथ आसानी से बांटने के लिए तैयार नहीं होते थे। ऐसे बच्चे दूसरों को दूसरे बच्चों को आकलन उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर कर रहे थे और धार्मिक परिवारों में आने वाले जो बच्चे थे वो शरारत करने वाले दूसरे बच्चों को सख्त सजा देने के भी पक्ष में थे, जबकि जिन बच्चों के परिवार वाले किसी धर्म में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते थे यानी किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो ज्यादा मिलनसार, अपनी चीजों को बांटने वाले और दूसरे छात्रों को सजा ना देने के पक्ष में थे। ये तमाम बात एक शोध में आई और ये सर्वे सिर्फ 1200 बच्चों पर किया गया था, इसलिए कोई चाहे तो इसे आसानी से खारिज भी कर सकता है। और ये जरूरी नहीं कि इसमें किए गए सारे दावे वाकई सच हो, लेकिन इस समय दुनिया की आबादी करीब 750 करोड़ है और इसमें से 84% यानी कि 630 करोड़ लोग खुद को धार्मिक कहते हैं। फिर भी दुनिया में इस समय लगभग हर कोने में कोई ना कोई हिंसा हो रही है, कोई ना कोई युद्ध और कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है और ज्यादातर जगहों पर यह सब धर्म के नाम पर ही हो रहा है। इसलिए यह फैसला अब आपको करना है कि आपको अपने बच्चों को धार्मिक बनाने के नाम पर उन्हें कट्टर बनाना है या फिर उन्हें धर्म के असली मायने समझाते हुए एक बेहतर इंसान बनाना है।
देश में कई बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और जानकार भी मदरसों के आधुनिकीकरण के पक्ष में हैं। साइंस, सोशल वगैरह के बारे में क्या कहते हैं, क्या मदरसों में ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाना चाहिए या नहीं? तो मैं ये कहूँगा कि जी हाँ, पढ़ाना चाहिए। और ये इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि इस्लामिक एजुकेशन जब हम सीखते हैं, समझते हैं, कुरान को हम देखते हैं तो कुरान में सोशियोलॉजी है और इसी तरीके से साइंस के कई सब्जेक्ट कवर है, एम्ब्रियोलॉजी है, ओशिनोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हुए हैं कुरान में, तो साइंस पढ़ाना चाहिए। यानी एक तरफ हम ये चाहते हैं कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसे भी मंसूबे पाले बैठा है जो ये चाहता है कि धर्म के आड़ में कट्टरपंथ को बढ़ावा कैसे दिया जाए।